प्रस्तुत है कार्यक्रम हाइकू। सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य अभिव्यक्ति के तरह तरह के माध्यम खोजता आया है। अपने भावों विचारों को साझा करने की इसी जिज्ञासा के चलते उसने पहले संकेत, फिर चित्र व बाद में शब्द का सहारा लेकर अपनी बात दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने में सफलता पाई। कविता इन शब्दों का सर्वोत्कृष्ट क्रम विधान है। आपने अक्सर यह पाया होगा कि कविता भी एक प्रकार से या शैली में नहीं लिखी जाती, बल्कि इसे लिखने या कहने के भी कई ढंग होते हैं जिन्हें काव्य विधा कहा जाता है। काव्य की एक ऐसी ही रोचक विधा है हाइकू, जो कि आज विश्व भर की अनेक भाषाओं में लिखी व अनुदित की जा रही है। इस विधा की सबसे दिलचस्प बात जो इसे इतना आकर्षक बनाती है वह इसका छोटा नन्हा सा स्वरूप। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रकार की कविताएं केवल 17 अक्षरों में 3 पंक्तियों की सीमा में लिखी जाती हैं। यानी 17 अक्षर की कविता जो कि केवल 3 पंक्तियों में 5-7-5 के क्रम में लिखी जाए। अब ये 5-7-5 का क्रम कैसा? इसका अर्थ ये मानिए कि एक हाइकू में कुल 3 पंक्तियां होंगी और जिसमें पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में फिर से 5, यानी कुल 17 अक्षर। इन अक्षरों में अर्ध व्यंजनों एवं मात्राओं की गिनती नहीं की जाती। चलिए इस नियम को एक उदाहरण से समझा जाए। सुनते हैं मात्सुओ बाशो का एक प्रसिद्ध हाइकू। ग्रीष्म की घास, योद्धाओं के सपने, अब निशान मात्र। पहली पंक्ति ग्रीष्म की घास के अक्षरों को गिनने पर आप पाएंगे कि यहाँ 5 अक्षर प्रयोग में लाए गए हैं। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति योद्धाओं के सपने में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति अब निशान मात्र में फिर से 5 अक्षर, यानी कुल मिलाकर 17 अक्षर। लगाना दिलचस्प? यही आकारगत संक्षिप्तता है कि हाइकू आज संसार की सबसे छोटी कविताओं की श्रेणी में शामिल है। कुछ विद्वानों ने इसे एक श्वासी काव्य भी कहा है, क्योंकि एक ही श्वास में हाइकू को शुरू से अंत तक पढ़ दिया जा सकता है। पर अब आपको यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर इस हाइकू की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई होगी। तो इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा 14वीं सदी के जापान में। यह दौर जापानी साहित्य का मुरोमाची युग है। इस सभागार में आशु कविता की एक प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें एक कवि कविता की पहली 3 पंक्तियों की रचना कर बचे अंश को दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ देता है। ऐसी कविता रेंगा कहलाई जाती थी और उनकी शुरुआती 3 पंक्तियां, जो कि मुख्यतः 5-7-5 के संयोजन क्रम में लिखी जाती थीं, को
होक्कू कहा जाता था। बाद में यही होक्कू हाइकाई के रूप में और फिर हाइकू के रूप में विकसित हो गया। हाइकू के इस विकास क्रम में मात्सुओ बाशो, तानीगुची बुसोन, कोबायाशी ईसा व मासाओका शिकी जैसे कवियों की अग्रिम भूमिका रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हाइकू जापान की काव्य विधा है, जिसका विकास क्रम कई सदियों पुराना है। लेकिन जापान से आखिर यह विधा भारत आई कैसे होगी? इसका श्रेय जाता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने सन 1917 ईस्वी में जापान से लौटने के पश्चात अपनी किताब जापान यात्री में हाइकू का परिचय देते हुए कुछ जापानी हाइकुओं के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए। इन सभी अनुदित हाइकुओं के जरिए भारतीय कवियों ने जाना कि काव्य की एक ऐसी जापानी शैली भी है जो केवल 17 अक्षरों में लिखी जा सकती है। इसके पश्चात तो भारत की कई प्रमुख भाषाओं में हाइकुओं की रचनाएं की जाने लगी। चाहे हो बांग्ला या गुजराती या हो फिर तमिल या भोजपुरी, सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं ने इस विधा को बाहें फैलाकर स्वीकार किया। इस सिलसिले में हिंदी भाषा भी पीछे न रही। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय के जरिए हिंदी साहित्य जगत में सर्वप्रथम हाइकू का प्रवेश हुआ। अनुदित हाइकुओं के अलावा अज्ञेय की कई मौलिक कविताओं पर भी हाइकू की शैली व बुनियादी बनावट का असर दिखता है। अज्ञेय के बाद तो यह सिलसिला अनवरत जारी है। यहाँ हम यह भी बताते चलें कि इस काव्य विधा के विकास क्रम के साथ ही इसके शिल्प में भी कई बदलाव आते गए। इसलिए आज हाइकू अपने शास्त्रीय रूप यानी याद कीजिए 17 अक्षरों के अलावा भी 16, 19, 21, 22 व 24 अक्षरों के क्रम में जापानी व अन्य भाषाओं में मिल जाते हैं। तो कैसा लगा आपको इस काव्य विधा के बारे में जानकर? क्या अब आप भी हाइकू के जरिए कुछ अभिव्यक्त करना चाहेंगे? जरूर प्रयास कीजिए। नमस्कार।